नमस्कार दोस्तों, मैं शैली एक बार फिर आप सबके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूँ। चलिए आज आपको अपनी माँ से परिचित कराती हूँ। साहित्य अलंकार, साहित्य सुमन और ना जाने अन्य कितनी ऐसी उपाधियों से अलंकृत मेरी माँ डॉक्टर रजनी रंजना हिंदी साहित्य की इस असीम अनंत कुंज की एक अद्वितीय पुष्प हैं। आइए उन्हीं के द्वारा रचित कहानी पुनीता भाभी को सुनते हैं। इस समय रात के 10 बज रहे हैं। शरद की जुन्हाई बरसाती रात में मैं अकेला आंगन में लेटा हूँ। घर के सभी लोग बेटे की साली की शादी में गए हैं। बहू तो जा ही नहीं रही थी मुझे अकेला छोड़कर। वह सुनैना से बोली थी, आप हो आइए माँ जी, आप इतने सालों से कहीं नहीं गई। मैं पापा के साथ रह लेती हूँ। मेरा क्या है, मेरी तो बहन है, जब पग फेरे के लिए चौथी में आएगी मिल लूँगी। मेरी पत्नी सुनैना ने मुस्कुराते हुए इनकार में सिर हिलाया था। ऐसा नहीं हो सकता बहू, तेरी बहन की शादी है और तू ही ना जाए, मैं हूँ ना यहाँ। पगली, शादी रोज़ रोज़ नहीं होती। तेरे बरसों से छूटे नाते रिश्तेदार आएंगे, सबसे मिल लेगी, तेरे घर वालों को भी अच्छा लगेगा। अंततः मैंने ही समाधान खोजा था। मेरी चिंता छोड़कर तुम दोनों जाओ। मैं दिन में राजेश भैया के घर रह जाया करूँगा और रात में अपने घर में सो जाया करूँगा। भाभी और बच्चों की शिकायत भी मिट जाएगी। आप भी चलिए ना पापा जी, बहू ने आग्रह किया था। चलने को तो मैं भी चलता, पर क्लिनिक तो बंद नहीं किया जा सकता ना। बदलते मौसम में आने वाले कितने ही रोगियों की भीड़ रहती है। सबके जाने के बाद कितने दिनों का प्रतीक्षित एकांत मिला है। स्वयं से बात करने के लिए कितना आवश्यक है यह एकांत। मन 20 साल पहले छूटे स्वजनों, प्रियजनों तथा स्थानों से एकाकार होने लगा है। सुनैना के घूंघट में छुपी मुस्कुराती आंखों में पलते प्यार मनुहार के पल, पिता बनने के आह्लाद के पल, माँ के देहांत की पीड़ा, पिताजी के एक्सीडेंट के कारण बिताए गए लंबे बोझिल दुखद पल और अंततः उस पिता रूपी वट वृक्ष के गिर जाने से धूप और तपन में सराबोर पल। बावरा मन कैद से छूटे पंछी सा कभी भागकर इसे छूता, कभी उसे। यादों की अमराई में बौराई चेतना भूली बिसरी सुगंधों को पकड़कर रोक लेने की कोशिश कर रही है। आज भी चांद बादलों के बड़े से अजगर के आकार जैसे टुकड़े से तनिक सा झांक रहा है। देख विभु देख, अजगर ने चांद को उगल लिया है। कितनी चांदनी है यहाँ। पुनीता भाभी की स्पष्ट आवाज़ जैसे पास से ही आई हो। चौंक कर देखता हूँ, चारों ओर सन्नाटा है। झींगुरों की आवाज़ के बीच एकाकी लेटा मैं मुस्कुरा पड़ता हूँ अपने बावलेपन पर। इतने सालों पहले छूट गई पुनीता भाभी की आवाज़। पागल हूँ मैं भी। सोचकर चांद को फिर देखता हूँ। आकाश में छिटकी चांदनी और छत पर एकाकी पड़े मुझ में जैसे एक रिश्ता सा बन जाता है। एकाएक लगता है पुनीता भाभी के लाल बॉर्डर वाली सिल्क की साड़ी का एक छोर मुझे छूकर गुजर गया। मैं चकित सा आंखें खोलकर उनसे पूछता हूँ, आज इतने सालों बाद एहसास बनकर आई हो भाभी, अब तक कहाँ थी? मेरे उल्हाने के उत्तर में एक मंद खिलखिलाहट सी चांद में समा गई। फिर तो आंगन में जुन्हाई नहीं, पुनीता भौजाई की यादें फैल गई। भौजाई, हाँ, उन्हें मैं भाभी कम ही कहता था। भाभी, भौजाई, भाभी माँ, सुंदरी माँ, न जाने कितने संबोधन मैंने उनके नाम किए थे। यूं तो वह दूर के रिश्ते की भाभी थी, पर वे इतनी अपनी सी हो उठी थी कि उनके लिए भाभी संबोधन औपचारिक व बौना सा लगता था। मैं उनसे पहली बार मिला हूँगा तो यही कोई 20-25 वर्ष का युवक होगा। भैया मेरे लिए अपरिचित नहीं थे, पर उनकी शादी में ना पहुँच पाने से भाभी मेरे लिए परिचित न थी। भैया एक दिन घर आए, अम्मा का पैर छूकर बोले, यहीं आपके शहर में बदली होकर आ गया हूँ, सिविल लाइंस में बंगला भी मिल गया है। फिर मेरी ओर देखकर बोले,
घर आना वैभव कभी। चलते चलते अम्मा से कहा, आप आएंगी मौसी तो आपकी बहू को भी अच्छा लगेगा। कई दिन तक मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाया था। नए परिवार की नई अपरिचित भाभी पता नहीं कैसी होंगी। क्या पता अगर भैया जैसी ही रोबीली हुई तो भला मुझे क्या अच्छा लगेगा वहाँ। यही सोचता रहा था। फिर एक दिन अपनी 10 वर्षीय बेटी को लेकर भाभी ही हमारे घर आई थी। इतनी बड़ी बेटी की माँ होकर भी एकदम नवविवाहिता युवती सी लग रही थी। मीठी मोहक मुस्कान और नए बरसाती दृष्टि मुझे उस दिन बहुत भली लगी थी। वे अम्मा से बात कर रही थी और मैं उनकी मोहक मीठी मुस्कान के साथ निकलते शब्दों से हिलते उनके गुलाबी होठों को देखता रहा था। इसी बीच जब जब भी भाभी ने मुझे देखा, मैंने झेप कर अपनी निगाहें झुका ली थी। भाभी ने अम्मा से कहा था, मौसी वैभव तो लड़कियों की तरह लजाते हैं। मैं सचमुच इसी भाव से वहाँ से उठ आया था। कभी किचन की सूरत भी न देखने वाले वैभव ने पुनीता भाभी के लिए चाय बनाई थी। अपनी पॉकेट मनी से भाभी के लिए समोसा लेकर आया था। इस बार चांद में बैठी पुनीता भाभी की खिलखिलाहट फिर गूंजी। हाँ बुद्धू, उस रोज तुमने चाय की पत्ती 2 बार डाली थी और चीनी डालना ही भूल गए थे। वह प्रथम परिचय जितना बौखलाहट भरा था फिर कभी नहीं रहा। मैं अक्सर उनके घर जाता। अपनी मित्र मंडली के प्रिय भैया अपने ऑफिस के बाद मित्र सभा में देर रात तक हंसी ठहाकों, कार्ड्स और अन्य मनोरंजनों में व्यस्त रहते और पुनीता भाभी घर के काम, दोनों बच्चों की पढ़ाई तथा अन्य अनेकानेक काम करती हुई मुझसे घंटों बात करती। इस तरह वे अपने एकाकी उपेक्षित जीवन की पीड़ा भूलने की कोशिश करती। पुत्र विहीन उस घर का मैं जैसे पुत्र ही बन गया था। पुनीता भाभी की ममता देखकर उनमें कभी कभी अम्मा की झलक दिखने लगती। एक शाम पुनीता भाभी की किसी बात को ध्यान से न सुन पाने के कारण अनायास ही, अकस्मात ही मेरे मुंह से निकल गया, क्या कहा अम्मा? यह अम्मा शब्द यद्यपि धोखे से अपनी मनस्थिति में डूबकर मेरे मुंह से निकला था, पर पुत्र विहीना भाभी को लगा जैसे उनका पुत्र ही उनसे पूछ रहा हो। अवश्य कहीं उनकी कल्पना में 12 वर्ष पूर्व अजन्मा ही खोकर रह गया पुत्र आया होगा। तभी तो मुझसे लगभग 10 वर्षीय बड़ी भाभी ने मुझे वात्सल्य से गले से लगा लिया था। बड़ी बड़ी डबडबाई आंखों से टपके 2 बूंद मोती मेरे घुंघराले बालों में उलझ कर रह गए। सिर तो न गीला हुआ, पर हाँ, मन का कोई कोना जरूर भीग गया। पता नहीं कब भौजी, भौजाई और भौजी माँ बन गई और मैं उनका धर्मपुत्र विभू। मेरी समस्याएं, चाहे वे अध्ययन संबंधी हो या व्यवहारिक, वे बड़े ही प्यार और मनोवैज्ञानिक ढंग से सुलझा देती। विभू बेटा, जरा बिटिया के साथ बाजार चले जाओ, उसे कुछ सामान लाना है। वे कहती तो मेरे इनकार करने का प्रश्न ही नहीं होता था। मैं अपनी अम्मा का एकाकी पुत्र अपने घर के सन्नाटे से उकताकर भौजी के सामीप्य को उत्सुक रहता, अतः लगभग रोज ही उनके घर पहुंच जाता। मेरे पहुंचने पर भाभी भी खुश होती और बच्चियां भी, पर हमारे समाज में दुखी व्यक्ति को देखकर हमें उतना दुख नहीं होता जितना दुख और कुढ़न किसी का सुख देखकर होती है। एक शाम मैं पहुंचा। पुनीता भाभी उदास मुख घर का काम निपटा रही थी। मुझे देखकर उनकी आंखों में चमक तो आई, पर चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिखी। मैंने लाड़ भरे स्वर में पूछा, भौजाई क्या नाराज हो? मेरे मनुहार पर वे अक्सर रीझ उठती थी, पर आज वे उदास मौन रही। मैंने फिर पूछा, तबीयत ठीक नहीं क्या भौजी माँ? मेरे प्रश्न में चिंता थी। ठीक है, उनके उत्तर में थोड़ी अवमानना की झलक थी। आखिर मेरी गलती तो बताओ भौजी माँ, बेवजह गुस्सा हो जाती हो, बताती भी नहीं कुछ। मेरे स्वर में लाड़, दुलार, मनुहार और शिकायत सभी घुल मिल गए थे। विभू, तू सचमुच मुझे अम्मा जैसी मानता है ना? वे भरे गले से बोली थी। मैंने फंसते हुए गले को साफ करने की कोशिश करते हुए
अस्पष्ट सी हाँ कही और स्वीकार की पुष्टि में सर हिलाया। वे फिर बोली, तो सुन विभू, तू कल से यहाँ नहीं आएगा। मैं जैसे चलते चलते ठोकर खाकर गिरा। मन दर्द की गहरी खाई में डूब गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ममता की सुखद छांव अचानक खींच क्यों ली भाभी ने मेरे सर से। मैंने दर्द व आश्चर्य से पूछा, क्यों भाभी माँ, क्यों? आखिर मेरा अपराध क्या है जो मुझे घर से निकाल रही हो? मेरा प्रश्न सुनकर भी मौन खड़ी वे पकती हुई सब्जी में कलछी चलाती रही। उनकी अनकही पीड़ समझे बिना मैं गुस्से में घर छोड़कर चला आया। घर आकर अपने बंद कमरे में फट पड़ा। न कोई बात न कोई वजह, बस कह दिया, कल से मत आना। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। मैं नहीं रहा वहां जाने के लिए। गुस्से और दुख के साथ साथ भाभी के व्यवहार पर अचरज भी था। अम्मा ने पूछा, क्या हुआ रे, किसी दोस्त से झगड़ा हुआ है? मैंने कहा, अम्मा, अगर कोई पक्का दोस्त कहे कि कल से मेरे घर मत आना तो तू 2-4 रोज उसके घर मत जाए। गुस्सा उतर जाएगा तो आप ही तुझे मनाने आ जाएगा। अब ज़्यादा सोच मत, खाना खा। अम्मा ने मेरी थाली में रोटी रखते हुए मेरे दुख से भीग कर कहा। सचमुच मैं 2-4 दिन से अधिक अपने को रोक नहीं पाया था। मुझे पता था भाभी शुक्रवार को शाम 5 बजे संतोषी माता के मंदिर पर दर्शन करके ही व्रत खोलती है। इसलिए शुक्रवार की शाम मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठता कि बात ना भी कर सकूं, कम से कम उन्हें देख तो सकूंगा। उस दिन बरसते पानी में भी बेमतलब यूं ही भाभी के पड़ोस में रहने वाले अपने सहपाठी के घर जा बैठा था। खिड़की से मुझे गीले कपड़ों में देखकर भाभी ने पुकारा था। मैं आत्मग्लानि से भरा उनके पास गया तो वे खींच उठी थी। विभू, दिसंबर की सर्दी में एक तो बिना गर्म कपड़ों के घूम रहे हो, दूसरे पानी में इतना भीग गए हो, क्या निमोनिया करवाना है? जी मैं आया कहूँ, निमोनिया हो या मर जाऊं, आपको क्या? कौन होता हूँ मैं आपका? लेकिन भाभी की खींच और गुस्से के पीछे सजल आंखों में विवश प्यार की नमी दिखी मुझे, इसलिए सिर झुकाए मौन खड़ा रहा। तब भी कहाँ समझ पाया था उनके अंतर में घुटती हुई पीड़ा। वे अंदर चली गईं। मैं चला जाऊं या रुकूं के असमंजस में खड़ा रहा। कुछ पल बाद लौटी तो उनके हाथ में भैया के कपड़े थे। बोली, पहन लो, पानी रुक गया है, घर जाओ, मौसी चिंता कर रही होंगी। मैंने आज्ञाकारी बालक की तरह उनसे कपड़े ले लिए थे। बाथरूम से कपड़े पहनकर निकला तो भैया आ गए थे। आग्नेय दृष्टि से भाभी को घूरते हुए वे अंदर बेडरूम में चले गए। मैंने अपने गीले कपड़े कैरियर में लगाए और घर आ गया। रात भर भाभी की कातर आंखों और भैया की अंगार बरसाती आंखों का भाव घेरे रहा। सो नहीं सका था उस रात। इतना तो मैं समझ गया था कि भैया नाराज हैं, कोई बात तो है, पर क्या समझ नहीं पा रहा था। 2-1 दिन तो जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी थी, यद्यपि भाभी के दुख को बांटने की इच्छा थी तब भी। फिर साहस करके भैया के कपड़े वापस करने के बहाने ही उनके घर गया था, जिस घर में मैं बेखौफ 2 साल तक भाभी भाभी, गुड़िया गुड़िया, नन्ही नन्ही की हाँक लगाता घुसकर यहाँ वहाँ विचरता रहा था, आज उसी घर के दरवाजे से न जाने क्यों अजनबी की तरह घुस रहा था। अंदर कमरे से भैया की आवाज आ रही थी, शर्म नहीं आती तुम्हें? जरा जरा से लड़कों पर डोरे डालती हो। पित्ती भर का वह लड़का अब मेरी जगह लेगा। इतना ही ज्यादा शौक है तो जाकर। कानों में पिघला लावा सा पड़ गया जैसे। दिमाग पर हथौड़े बजने लगे। कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। मैं नहीं जानता भाभी ने क्या कहा होगा, बस इतना याद है मेरी ही आत्मा मुझे धिक्कार रही थी। इतनी ममतामयी नारी तेरे कारण लांछित हो रही है, भाग्यहीन। क्यों इतना ज्यादा आया इस घर में कि संदेह के बीच पड़े। धिक्कार है तुझ पर, तेरे कर्मों पर। आत्मा की फटकार खाकर बाहर के कमरे में सोफे पर भैया के कपड़े अपने आंसुओं से भिगोकर रखाया था। फिर नहीं गया कभी उस घर में। मैंने सिर्फ यह सोचा कि नहीं जाऊंगा तो समय भाभी के इस दंश को भी भर देगा।
मेरी प्यारी पुनीता भाभी, जो भौजाई कभी सखी तो कभी अम्मा जैसी रही, मेरे लिए फिर कभी दुखी नहीं होगी। समय पाकर भैया का संदेह भी दूर हो जाएगा। तब से बरस पर बरस बीतते गए। इस बीच अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। अपनी शादी पर बड़े मनुहार भरे पत्र के साथ निमंत्रण भेजा था, पर वे आ न सकी थी। जब से इस शहर से स्थानांतरित होकर भैया गए, उनसे मिलना नहीं हो सका था। पारिवारिक उलझनें बढ़ती गईं, समयाभाव सुरसामुख हो गया। फिर भी जिंदगी की झंझाओं के बीच भी यदा कदा पुनीता भाभी की सौम्य स्नेहिल मुस्कान और उनकी याद बरबस आ ही जाती। एकाएक मेरे बिस्तर पर अंधेरा पसर गया। मैं जैसे वर्तमान में लौट आया। मैंने देखा चांद को शेर की आकृति वाले बादल ने निगल लिया था। इसी के साथ पुनीता भाभी की मार्मिक आह भी जैसे मुझे सुनाई दी। मैं ताज़े हुए घाव की टीस लिए चांद के शेर से मुक्त हो पाने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन शेर और बड़ा होता गया। प्रतीक्षा लंबी होती गई, यहाँ तक कि आंखें थककर नींद से बोझिल हो गई। सवेरे ही घर के सब लोग वापस आ गए। शादी 6 माह के लिए टल गई है, क्योंकि दुल्हन की होने वाली बुआ सास पुनीता का स्वर्गवास कल शाम को हो गया। मैं अवाक हतप्रभ सबका मुंह देख रहा हूँ। आह भौजी माँ, तो क्या तुम देह त्याग के बाद मुझसे मिलने आई थी? मैं जानता हूँ तुम मेरी भरी पूरी गृहस्थी देखने आई थी। आशीष देकर चली गई। ओ भौजी अम्मा, मेरी सासू ने भी जैसे आर्तनाद किया। मुझे झकझोर कर नन्हा चिंटू पूछ रहा है, दादाजी दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं? आप अकेले डर रहे थे इसलिए? आप रोइए मत, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने नन्हे चिंटू को गोद में भरकर प्यार किया। उसके भोले नन्हे कोमल गालों को चूमकर सोचने लगा, अकेला कहाँ रहा मैं रात भर। सभी को आश्चर्यचकित छोड़कर मैं पूजा घर की ओर बढ़ चला। मैं ईश्वरत्व में समा जाने वाली अपनी भाभी को अंतिम विदा देना चाहता हूँ। उनकी यादों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। यहाँ यह कहानी पूरी हुई। आज की कहानी छोटी है, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सांसारिक दृष्टिकोण से कोई निष्कलंक, निष्कपट, पवित्र प्रेम भी प्रश्नों के कटघरे से क्यों नहीं बच पाता? मनन करने का विषय है। अब विदा लूंगी, फिर मिलेंगे विभू और पुनीता भाभी जैसे अन्य बहुत से पवित्र एवं निश्चल किरदारों के साथ। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें और अपने साहित्य प्रेमी मित्रों में शेयर करें। विचार एवं सुझाव अपेक्षित हैं। अपना बहुत सा ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। नमस्कार।